ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला इंडस्ट्रियल पार्क निम्नलिखित में से कहाँ खोला गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अहमदाबाद, बी भोपाल, सी भुवनेश्वर या फिर डी हैदराबाद। इसका उत्तर है डी यानी हैदराबाद। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे FLO इंडस्ट्रियल पार्क कहा गया है, वो हैदराबाद में खोला गया है। यह औद्योगिक पार्क 50 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसे 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित किया गया है। यह एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया अपने प्रकार का पहला प्रोजेक्ट है। यह तेलंगाना सरकार की साझेदारी में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमोटेड है और इसमें 25 महिलाओं का स्वामित्व है। इसमें 16 ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रीज पर विशेष बल दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस पार्क के गठन का विचार वर्ष 2013 में दिया गया था, लेकिन अब ये 2022 में जाकर मूर्तमान हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। काटुनायकन, येरुकुला, मलाक्कुरामन और कुरुमन्स जनजातीय समुदाय कहाँ के हैं जिन्हें एसटी का यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की मांग हो रही है? आपके ऑप्शंस हैं ए लक्षद्वीप, बी केरल, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर डी पुडुचेरी। इसका उत्तर है डी यानी पुडुचेरी। पुडुचेरी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद एस सेल्व गणपति ने हाल ही में संसद में शून्यकाल यानी 0 के दौरान अपील किया कि पुडुचेरी के 4 जनजातीय जो समुदाय हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए, क्योंकि अभी तक उन्हें नहीं किया गया है, जबकि उस पर काफ़ी कुछ बातें हो चुकी हैं। ये 4 जनजातीय समुदाय हैं काटुनायकन्स, येरुकुला, मलाक्कुरामन और कुरुमन्स। अंतिम बार 22 दिसंबर 2016 को एक राष्ट्रपति आदेश के जरिए पुडुचेरी के इरुलर समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस बार सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में इसके आने के पूरे चांसेस रहेंगे। हाल ही में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस से निपटने का पहला स्वदेशी टीका यानी इंडिजिनस वैक्सीन कहाँ विकसित कर उसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या फिर डी उड़ीसा। इसका उत्तर है सी। केनाइन डिस्टेम्पर वायरस, जिसे हम शॉर्टकट में CDV भी कहते हैं, ये बिग कैट्स, जिनमें शेर भी शामिल हैं, को संक्रमित करने वाला वायरस है। अब देश में इस बीमारी से निपटने के लिए देश का पहला स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर लिया गया है और छोटे जानवरों पर पहली बार इसका क्लिनिकल ट्रायल हाल में शुरू किया गया है। इस वैक्सीन को गुजरात बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर यानी GBRC ने विकसित किया है। इसका प्रयोग गिर स्थित एशियाई सिंहों के ऊपर करने की योजना बनाई जा रही है। आगे इस वैक्सीन का परीक्षण लेपर्ड और टाइगर्स पर भी किया जा सकता है। हेस्टर बायोसाइंसेस, जो अहमदाबाद स्थित एनिमल हेल्थ केयर कंपनी है, उसके साथ GBRC ने इस वैक्सीन के वाणिज्यिक उपयोग के लिए गठजोड़ किया है। राज्य सरकार ने इस वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी भी दी है। गौरतलब है कि CDV कुत्तों और अन्य जानवरों में इंसेफेलाइटिस और न्यूमोनिया को फैलाने के लिए जिम्मेदार भी पाया गया है और यह जंगली बिल्लियों को भी यानी वाइल्ड कैट्स को भी संक्रमित करता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1994 में तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क में 3000 शेरों में से लगभग 1/3 शेरों के सफाये के लिए केनाइन डिस्टेम्पर वायरस को जिम्मेदार पाया गया था। 2018 में गुजरात के गिर नेशनल पार्क में 2 माह के अंदर 30 एशियाई सिंहों की मौत CDV से हुई थी और 2020 में एक बार फिर से गिर में CDV आउटब्रेक हुआ था और पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने यह पाया था कि इसमें 6 माह के अंदर 85 शेरों की मौत हो गई थी। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में 300 करोड़ रुपए की लागत से एक बोटैनिकल गार्डन गठित करने का निर्णय किस राज्य ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है बी। हाल ही में तमिलनाडु ने चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से एक बोटैनिकल गार्डन गठित करने का निर्णय किया है। इसे क्यू गार्डन्स ऑफ लंदन के साझेदारी में गठित किया जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने 20 करोड़ की लागत से एक चिल्ड्रंस नेचर पार्क को गठित करने का भी निर्णय किया है, जिसका उद्देश्य फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में बच्चों में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने एक फॉरेस्ट कमीशन के गठन का भी निर्णय किया है, जो वन संरक्षण, ग्रीन कवर के विस्तार,
फॉरेस्ट मैनेजमेंट में आदिवासी लोगों की भागीदारी बढ़ाने, मानव पशु संघर्ष की रोकथाम, क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग और वन विभाग में आधुनिकीकरण पहलों यानी जो मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव्स हैं उससे जुड़ी सिफारिशें देगा। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय तमिलनाडु सरकार ने यह भी लिया है कि तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट चेंज फंड का गठन किया जाएगा और साथ ही 10 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो नीलगिरी ताहर जो वन्य जीव है वो सुर्खियों में इसके चलते आ गया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। निम्नलिखित में से किस राज्य के सरकारी स्कूलों में अगले सत्र यानी 2022-23 से भगवत गीता पढ़ाने का निर्णय किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी उत्तराखंड। इसका उत्तर है सी। हाल ही में गुजरात के शिक्षा मंत्री ने गुजरात विधानसभा में कहा है कि कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से भगवत गीता को शामिल करने का फैसला लिया गया है। इस तरह सरकारी स्कूलों में भारतीय ज्ञान प्रणाली शुरू करने के उद्देश्य से जून 2022 से भगवत गीता के मूल्यों और सिद्धांतों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। गुजरात सरकार का मानना है कि स्कूली छात्रों को गीता और उसके श्लोकों की समझ होनी चाहिए। भगवत गीता का परिचय कहानी सुनाने और पाठ के रूप में किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के लिए भगवत गीता के मूल जैसे मानवतावाद, समानता, कर्मयोग की अवधारणा, निस्वार्थ सेवा की अवधारणा के साथ साथ प्रबंधन की अवधारणाएं और गीता में नेतृत्व पाठ गुजराती विषय की पाठ्यपुस्तकों का एक हिस्सा होंगे। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।